हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो कल लेक्चर अपना कंप्लीट हुआ था, इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू हाइट, तो आज हम लोग करेंगे इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू डेप्थ। इसके बाद रोटेशन का भी है, और रोटेशन के अलावा अपने पास जो है वो किस चीज का है, ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। इतना है टोटल। ठीक है, तो इसी को हम लोगों को करना है। ये तीन पार्ट आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए, और मान के चलिए ऑलमोस्ट कवर हो ही जाएगा। ठीक है, और फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये सारी चीजें हैं एकेडमिक में आपके बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, हालांकि आपको बताएं, ग्रेविटेशन चैप्टर अगर आपको सही से आता है तो क्लास 12th का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है दोनों एक जैसे हैं। बस चेंजिंग क्या होती है, इसमें मास को वहां पे चार्ज से हम रिप्लेस करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको ग्रेविटेशन चैप्टर थोड़ा सा अच्छे से अगर आप पढ़ते हो तो 12th की जो स्टार्टिंग पार्ट होता है उसका आपका बेस पूरी तरह से बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, तो चलिए उसमें ज्यादा हम होना करके और स्टार्ट करते हैं। और ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट इसका, जो हम लोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इफेक्ट ऑन जी, जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट ड्यू टू एल्टीट्यूड और हाइट, इसकी बात कर रहे थे। और सेकंड हम यहां पे बात करने जा रहे हैं ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ की बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा ड्यू टू डेप्थ का क्या होता है। एक्चुअल में दो फॉर्मूले हमने यूज किया था, आपको याद होगा। जो फर्स्ट फॉर्मूला अपना था वो क्या था, जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, यही था। अब ड्यू टू डेप्थ में ये फॉर्मूला हमारे काम का नहीं होता है। तो ये फॉर्मूला अगर काम का नहीं होता है तो फिर जी का दूसरा फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास। तो जी का जो दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था 4/3 पाई रो जी आर ई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जी के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है ये अर्थ के सरफेस पर निकालने का फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला ये होता है। तो ड्यू टू हाइट के लिए तो फॉर्मूला सही है, लेकिन ड्यू टू डेप्थ के लिए फॉर्मूला हमारे लिए बेकार हो जाता है। ड्यू टू डेप्थ में हम इसका यूज करते हैं। अब इसका लॉजिक क्या है, थोड़ा सा हम ये समझें। अगर हम बात करें कि इसका लॉजिक क्या है, भाई इस फॉर्मूले का यूज हम क्यों नहीं कर सकते, इसी का यूज क्यों करते हैं, तो दो लॉजिक है। पहला लॉजिक तो ये है कि याद कर लीजिए कि इसी का यूज होता है। ठीक है, सबसे बढ़िया। दूसरा लॉजिक, जैसे आपने देखा ना जॉली LLB 2 में, उसने क्या कहा है कि तुम्हारे पास केवल दो ऑप्शन है, पहला प्रमोद माथुर और दूसरा प्रमोद माथुर। ठीक है, खैर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दो लॉजिक है, तो पहला लॉजिक तो लॉजिक है ही नहीं, इसे लर्न कर लो। ठीक है, मेन लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये अर्थ है, इसका जो रेडियस है ये क्या था, आर ई, और मास क्या था, एम ई, और एक पॉइंट है। अब आपने यहां पे फाइंड किया पॉइंट पी पर एच हाइट, आपको ग्रेविटी निकालनी है। तो यहां पे जो ग्रेविटी थी वो क्या थी, जी, और यहां पे क्या थी, जी डैश। तो ग्रेविटी के अगर फॉर्मूले पर हम जाएं, ग्रेविटी के फॉर्मूले पर जाएं तो हम क्या कहते हैं कि या ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट पर जाएं तो अर्थ क्या करती है, किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। कैसे अट्रैक्ट करती है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम यहां पर हैं तो पूरे अर्थ के जो जो मास है, तो देखो मास से ही ग्रेविटी जनरेट होती है। मास अगर नहीं है तो ग्रेविटी जनरेट नहीं होगी, मास की वजह से ही ग्रेविटी जनरेट होती है। तो अगर हम देखें इस सेंटर की तरफ ये अट्रैक्ट कर रही है तो पूरा का पूरा मास इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहां के लिए तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बिल्कुल फिट बैठता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि हम अंदर जा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, तो थोड़ा सा यहां पे मैं आपको समझाऊंगा। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये क्या है, और ये जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, आर ई। ये
अब मान लीजिए कि आपको लगा कि चलो यार यहां पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, अब हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे आ गए, यानी कितना नीचे आ गए, h, और अब यहां पर हमें फाइंड करना है जो कि क्या है, जी डैश। ठीक है, तो अब आप यहां पर आ गए तो आप सोचिए कि जब अर्थ के आप नीचे आ गए तो कुछ अर्थ का जो मास है, अगर यहां पे एक अर्थ के स्फेयर की हम बात करें तो केवल इतना मास ही रिस्पॉन्सिबल होगा आपको अट्रैक्ट करने के लिए। ये जो मास आपके ऊपर है ये तो आपके लिए किसी काम का नहीं है। बात आई समझ में? देखिए, जब आप यहां पे थे तो अर्थ का पूरा मास रिस्पॉन्सिबल था आपको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन जब आप यहां पे आए तो केवल ये जो शेडेड पोर्शन हमने बनाया है, केवल यही मास रिस्पॉन्सिबल होगा अट्रैक्शन के लिए, केवल और केवल यही मास, बस ये केवल यही मास रिस्पॉन्सिबल होगा, बस। ये जो मास है, ये जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको तो आपने ऊपर छोड़ दिया, चाहे यहां से आप जाओ चाहे यहां से जाओ, तो ये जो मास है ये आपके लिए बेकार हो जाएगा। तो यहां पे सेंटर की तरफ जो अर्थ अट्रैक्ट करेगी आपको, तो अर्थ अपने पूरे मास के लिए तो नहीं करेगी। तो फिर एक चीज है जो चेंज नहीं होगी, मास तो हो गया, लेकिन जो एवरेज डेंसिटी की बात करेंगे, चाहे यहां पे जाएं यहां पे जाएं यहां पे कहीं पर भी जाएं, तो एवरेज डेंसिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब डेप्थ की बात आती है तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, डेप्थ में दो फार्मूले आते हैं, एक तो सरफेस से हाइट के लिए आता है, एक सेंटर से आता है। सेंटर वाले का ज्यादातर हम यूज करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, तो इसमें हम इन दोनों का ही यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू डेप्थ, चाहो तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि लेट अस कंसीडर द मास ऑफ द अर्थ इज एमी, मास ऑफ द अर्थ इज एमी एंड रेडियस इज आर ई। ठीक है, और क्या लिखोगे आप, एट द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड एट द डेप्थ एच इट इज जी डैश। ठीक है, ये आप लिख लोगे, और जैसा कि मैंने बताया फॉर्मूला आप यही यूज करोगे। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले का हम यूज करें तो डायग्रामेटिकली देख लें इसको हम लोग। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था ये क्या है, अर्थ, और अगर बात की जाए तो ये रेडियस ऑफ अर्थ, यहां से यहां तक आर ई पॉइंट 2, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, और सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी। मास एम ही ले लें, बट मैंने कहा ना इसका यूज नहीं है। डेंसिटी हम क्या ले लें, एवरेज डेंसिटी रो। ठीक है, अब हम क्या करें कि इससे एच डेप्थ यहां पे, सरफेस से एच डेप्थ पे यहां पे कोई पॉइंट पी है जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, जी डैश है। ठीक है, तो ये अगर यहां से यहां तक h है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ई माइनस एच, ये जो होगा ये हो गया आर ई माइनस एच, और ये जो पॉइंट O है ये क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो देखो G इक्वल टू तो पता है, सरफेस पर क्या है 4/3 पाई रो कैपिटल जी आर ई, ये तो हो गया कहां पर, इक्वेशन 1 सरफेस में। ठीक है, एंड जी डैश क्या होगा, 4/3 पाई रो चेंज है नहीं, जी चेंज है नहीं। अब देखिए जी के लिए 4/3 पाई रो जी तो ठीक है, यहां पे जी है
तो सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके लिए क्या है, आर ई। लेकिन अब हम सेंटर से कहां पे देख रहे हैं, पॉइंट पी पर, जो कि एच डेप्थ नीचे, एच डेप्थ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये जी डैश। तो जी डैश की डिस्टेंस क्या है सेंटर से, देखो जी की डिस्टेंस आर ई है, तो हमने क्या यूज किया, आर ई। जी डैश की डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, आर ई माइनस एच, तो यहां पर हम यूज कर लेंगे आर ई माइनस एच, और ये हो गया सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे हम ऐसा करें, ये सेकेंड इक्वेशन अपने पास है, तो ऐसा हम करें कि इक्वेशन सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर दें, तो क्या आ जाएगा अपने पास, जी डैश अपॉन जी, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर ई माइनस एच अपॉन 4/3 पाई रो जी आर ई। अब देखने से समझ में आ रहा होगा, मैक्सिमम चीजें तो इसमें से क्या हो जाएंगी, कैंसिल, तो 4/3 पाई रो जी, ये सब क्या हो गए अपने, कैंसिल हो गए। तो अपने पास आ गया जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर ई माइनस एच अपॉन आर ई, ये हो गया। तो अगर हम यहां से देखें तो जी डैश इक्वल टू जी दिस अपॉन दिस, यानी कि आर ई अपॉन आर ई माइनस एच अपॉन आर ई, और जो फाइनल रिलेशन अपने पास आ गया जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई, ये अपने पास रिलेशन आ गया फाइनली, इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू डेप्थ, ठीक है। कई बार पूछा भी जाता है कि हाइट पे और डेप्थ पे जाने में क्या फर्क पड़ता है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, हम तब बात कर रहे हैं जब एच स्मॉल हो, तो उसमें क्या था -2h अपॉन आर ई, और ये क्या था एच अपॉन आर ई। थोड़ा सा चलो आते हैं इस पर। अब अगर हम बात करेंगे एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो अभी हम बता रहे हैं हाइट और डेप्थ पर, उस पर हम आ रहे हैं। एट द सेंटर ऑफ अर्थ, देखिए यहां से आप कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है डाउनवर्ड, आप नीचे आते गए आते गए आते गए, एच इंक्रीज होता गया, और जब बिल्कुल यहां आ जाओगे तो ये जो एच है किसके इक्वल होगा, आर ई के। तो यहां से जी डैश जो हो जाएगा वो क्या होगा, जी 1 माइनस आर ई अपॉन आर ई, या फिर जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 1, या फाइनली आ गया जी। यानी अर्थ के सेंटर पे अगर आप जाते हो तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक है। यानी वहां पे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी का जो वेट है ये क्या होगा, 0। बट कई बार भावनाओं में बह जाते हो पर मास भी 0 कर देते हो, ये नहीं होगा, क्योंकि वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। तो अगर सेंटर पे जाते हैं तो ग्रेविटी क्या हो जाती है, 0। अच्छा, ग्रेविटी के 0 होने की वजह से क्या हो जाता है, वेट भी 0 हो जाता है, लेकिन इसका बिल्कुल मीनिंग नहीं है कि वेट 0 हो गया तो मास भी 0 हो गया। तो अच्छे से याद रखिएगा, सेंटर पे जाने पे वेट 0 हो जाता है, मास 0 नहीं होता, ठीक है। एक तो ये केस हो गया। अब एक इसमें छोटा सा और आता है, जो मैंने कहा कि आगे आप, ये तो तब हो गया जब एच के फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा नोट कर लो, ठीक है, इसको आप नोट कर लो, फिर इसमें थोड़ी सी मैं चेंज करता हूं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हमने आपसे कहा था कि 2 कंडीशन हम लेते हैं, एक तो हमने ये मान लिया कि सरफेस से ग्राउंड तक कितना है, एच। दूसरी कंडीशन हम ये मान ले रहे हैं कि सेंटर से पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल आर। देखो दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी तो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ये बेटर होता है थोड़ा सा, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन जब चैप्टर में हम जाएंगे तो वहां पे सरफेस से नहीं होगा, सेंटर से ही हम रखते हैं वहां पे, तो फिर वहां पे दोबारा इस चीज को बताएं नए सिरे से, इससे अच्छा है कि खैर वहां तो बताएंगे बट यहां पर आप थोड़ा सा समझ लो। तो एक तो ये हो जाएगा जी डैश इक्वल टू जी
1 माइनस एच अपान आर ई, ये हो गया। और अगर हम बात करें जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच, कितना हो जाएगा ये बताइए। एच की जो वैल्यू है अगर हम रखना चाहें तो क्या होगा, आर ई माइनस आर, ये हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, एच के प्लेस पर हम पुट कर देते हैं यहां पे आर ई माइनस आर स्मॉल आर, आर ई माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आर ई, ये हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, जी 1 माइनस दिस अपान दिस आर ई अपान आर ई माइनस आर अपान आर ई, ये हो गया। तो यहां से हो गया जी 1 माइनस 1 प्लस आर अपान आर ई। तो यहां से हम लिख सकते हैं जी डैश इक्वल टू जी अपान आर ई इंटू आर, या फिर यहां से लिख सकते हैं जी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। और इसमें भी सेम आता है, अगर हम बात करें एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो आर क्या हो जाएगा, 0। देखो आर सेंटर से डिस्टेंस है, यहां से हम कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड आ रहे हैं, आते गए आते गए आते गए, जो ही हम सेंटर पे आए आर की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहां पे आर की वैल्यू 0 पुट करोगे तो देखो रिजल्ट सेम आ रहा है, जी डैश इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से जी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यहां पे आर क्या है, सेंटर से, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो इसका जो ग्राफ होता है, ये जो ग्राफ आता है जी डैश एंड आर, तो ये जो ग्राफ होता है अपना, ये होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये तब है जब हम डिस्टेंस कैसे देख रहे हैं, सेंटर से, ठीक है। तो इसके बाद से अभी हमने कहा ना, कई बार कहते हैं वेरिएशन का कंपैरिजन करो, ठीक है, ड्यू टू हाइट एंड ड्यू टू डेप्थ, फॉर्मूला तो है, लेकिन हम वेरिएशन का तब कंपैरिजन करते हैं जब हम बहुत ज्यादा नहीं, एच मस्ट लेस देन आर वाले फॉर्मूले से दोनों को कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अर्थ से ऊपर गए, थोड़ा सा नीचे गए, वेरिएशन में कितना मतलब क्या आएगा, किस रेट से आएगा, बात आई समझ में। थोड़ा सा ऊपर गए 2-4-10 किलोमीटर, 2-4-10 किलोमीटर नीचे गए, तो वेरिएशन में क्या चेंजिंग आएगी, ठीक है। तो चलिए वो हम देखते हैं इसको। यहाँ इसमें वही हम आपसे बात कर रहे थे कि ड्यू टू हाइट और ड्यू टू डेप्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा जाता है। अब आप कंफ्यूज से हो जाते हो, यार ड्यू टू हाइट ड्यू टू डेप्थ में ये कह रहे हैं कि कैसे वेरिएशन होता है, 1:2, 1:1, 1:3 ये रिलेशन होते हैं। आप कहोगे यार ऐसा कैसे होगा, क्यों, क्योंकि ड्यू टू हाइट जो अपना पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर, और जी डैश जो होता है वो क्या होता है डेप्थ में, ये तो हाइट की वजह से है, ये हाइट की वजह से है। और ड्यू टू डेप्थ किया जाए तो क्या होता है, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपान आर ई, ये होता है। अब आप कहोगे यार इनमें दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है, किस चीज से है। तो आपको थोड़ा सा मैं यहां क्लियर कर दूं कि जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये नहीं बोलते हैं कि बहुत ऊपर हम जा रहे हैं, उनके कहने का मतलब ये होता है कि देखिए थोड़ा सा ये जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ और ये डेंसिटी ऑफ अर्थ, इतना है अपने पास। तो अगर हम इसमें देखें तो जैसे हम यहां पे आ गए ड्यू टू हाइट, केवल इतनी हाइट पे, ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो यहां पे जो जी डैश होगा वो क्या होगा, जी 1 माइनस 2h अपान आर ई, बात आई समझ में। थोड़ा सा ऊपर गए तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2h अपान आर ई, और डेप्थ के केस में क्या हो जाएगा, यहां पे जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपान आर ई। तो डिफरेंस समझ में आ गया कि ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है 1 माइनस 2h अपान आर ई, और नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है 1 माइनस एच अपान आर ई। मीन्स हाइट पे जा रहे हैं तो ग्रेविटी जो डिक्रीज हो रही है वो कैसे हो रही है, डेप्थ के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स। देखो इसमें क्या माइनस एच अपान आर ई,
और इसमें क्या हो रहा है -2h/r। इस फॉर्मूले से कंपैरिजन नहीं करोगे, इससे करोगे तो करते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपको कंपैरिजन करना है केवल इससे। तो ड्यू टू डेप्थ और ड्यू टू हाइट, डेप्थ में क्या होता है h/r, हाइट में 2h/r, मतलब डेप्थ में डिक्रीज होने का रेशियो 1 है और हाइट में 2, तो 1:2 का रेशियो है डेप्थ टू हाइट। ये भी ध्यान देना साथ में, हाइट टू डेप्थ नहीं पूछ रहे हैं, हाइट टू डेप्थ होगा तो क्या होगा 2:1, और डेप्थ टू हाइट अगर पूछेंगे तो 1:2, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव में दोनों आंसर होते हैं, 1:2 भी होता है और 2:1 भी होता है। हमेशा देख लिया करो कि क्या है। अब देखो इन सब चीजों से एक चीज तो क्लियर होती है कि चाहे हम अर्थ से ऊपर जाएं या अर्थ से हम नीचे आए, दोनों ही कंडीशन में जो ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अर्थ की जो मैक्सिमम होती है जी की वैल्यू, अगर बात किया जाए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी, वो कहां होता है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो चलिए फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक में जी की वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड में हाइट या डेप्थ फाइंड करना है। ठीक है, अगर आप देखिए फर्स्ट में द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी, जी का है। फिर पूछ रहे हैं फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ ऑफ 3200 एंड 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले भी कहा है 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर हम सरफेस की बात करेंगे कि सरफेस से डिस्टेंस, तो फिर जी डैश इक्वल टू जी 1 - h/r आपको यूज करना है। और अगर हम फ्रॉम द सेंटर की बात करेंगे तो वहां पे बेटा याद रखना जी डैश इक्वल टू g/r इंटू r की बात होगी। हमेशा इन 2 चीजों को ध्यान में रखना कि सरफेस से पूछ रहे हैं कि सेंटर से। इससे क्या होता है कि आपका आंसर पूरी तरह से गलत हो जाता है, केवल इस एक वर्ड की वजह से, फ्रॉम द सेंटर और फ्रॉम द सरफेस, ये गलतियां होती हैं। ठीक है, जो नहीं करनी है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे, इन्होंने कहा फ्रॉम द सेंटर, इसका मतलब कि ये जो फॉर्मूला है ये अपने लिए इस बार किसी काम का नहीं। हम लोग किसका यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पे, ये बोल रहे हैं 1600, 3200 एंड 1600। तो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट में आर कितना है 3200 किलोमीटर, फॉर्मूला लगाएं जी डैश इक्वल टू g/r/e इंटू आर। तो g/r/e कितना है, आर अपने पास है 6400 किलोमीटर, एज इट इज पुट करते हैं क्योंकि ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर। और कितने डिस्टेंस पर पूछ रहे हैं, सबसे पहले 3200। तो 3200 अगर सेंटर पे जाएंगे तो आ गया अपने पास g/2। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और सेकंड, हालांकि ये सरफेस से भी पूछते तो कोई दिक्कत नहीं, मिड पॉइंट की ही बात हो रही है। g/2 सरफेस से आई है 3200 या नीचे से, भाई टोटल 6400 है, तो आप सेंटर से चले जाइए या ऊपर से आइए, बट एक प्रोसेस होता है, उसमें गलती नहीं करनी है। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आया। देखिए टोटल जो है वो 6400 है रेडियस, अभी बोल रहे हैं 3200, यार 3200 सरफेस से नीचे आओ तब भी वही आएगा, सेंटर से आओ तब भी वही आएगा। हाँ, यहां पे आंसर चेंज हो जाता है, ये जो अपना है यहां पे आंसर चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, तो देखिए यहां पे चेंज ऐसे होता है कि जी डैश इक्वल टू g/r क्या हो जाएगा 6400 इंटू 1600, और ये आ जाता है g/4। आंसर चेंज हो गया, क्योंकि देखिए सेंटर से 1600 तो सरफेस से क्या होगा 4800, ये दोनों अलग अलग हैं,
लेकिन 3200 में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके बाद से ये हो गया। अब आते हैं हम इस सेकंड क्वेश्चन। यहां पे भी देखिए, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी, सेम है। फाइंड द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इसके लिए जो ये फॉर्मूला जहां हमने क्रॉस किया है, इस बार हमारे लिए ये यूजफुल है। जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपान आर ई, ये फॉर्मूला अपने काम का है। ठीक है, अब समझिए इस चीज को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें भी एक छोटा सा लोचा है, वो क्या है देखिए, समझिए क्वेश्चन को। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस बाई, देखिए रिड्यूस बाई 1/4, रिड्यूस टू नहीं बोले हैं, रिड्यूस्ड बाई 1/4। तो जल्दबाजी में आप क्या लिख देते हो, जी डैश इक्वल टू जी बाई 4। ये नहीं करना है। हाफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, हाफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रिड्यूस टू हाफ और रिड्यूस बाई हाफ का फर्क पड़ता है, ये तो सेम आएगा। तो थोड़ा सा देखते हैं पहले इसको हम। फर्स्ट पार्ट में जी डैश क्या है, जी माइनस जी बाई 2, यानी ये आएगा जी बाई 2। तो रिड्यूस्ड बाई हाफ और रिड्यूस्ड टू हाफ ये सेम ही चीज है, लेकिन रिड्यूस्ड टू 1/4 और रिड्यूस्ड बाई 1/4 ये डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जी डैश कितना आ गया, जी बाई 2। तो अगर हम यहां पे यूज करें कि जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपान आर ई, ठीक है, यही सेम है जो अभी हमने यहां किया था। यहां पे हाइट दिया था, यहां पे जी की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहां जी की वैल्यू गिवन है, हाइट फाइंड करनी है। तो जी डैश आ गया अपने पास जी बाई 2 इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपान 6400। तो ये कैंसिल हो गया, ये इधर, इसको उस तरफ भेज दो। 1 माइनस एच, इसको अगर देखा जाए, चलो कर ही लेते हैं। 1 इक्वल टू 2 माइनस 2h अपान 6400 किलोमीटर। सॉल्व कीजिएगा तो h आ जाएगा 3200 किलोमीटर। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने पहले ही आपसे कहा था। लेकिन इसके बाद का जो है उसे थोड़ा सा आपको देखना है। इन्होंने कहा रिड्यूस्ड बाई 1/4, ये यानी यहां पे जो अपने पास होगा सेकंड पार्ट, तो जी डैश इक्वल टू क्या होगा, जी माइनस जी बाई 4, जो आता है अपने पास 3g बाई 4, रिड्यूस्ड बाई 1/4। अब वही फॉर्मूला आप लगा दीजिए, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपान आर ई। जहां जी डैश है वहां पुट कर दीजिए 3/4, आंसर आ जाएगा 1600 किलोमीटर। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तरीका चेंज हुआ इसका। ठीक है, तो ये अपना हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेप्थ के बेस पे। ठीक है, तो चलिए लास्ट इसका जो अपने पास बच गया, वो क्या बच गया, ड्यू टू रोटेशन। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ड्यू टू रोटेशन। रोटेशन की वजह से क्या इफेक्ट आता है, मैंने आपसे बताया एकेडमिक में इसका डेरिवेशन नहीं है, कॉम्पिटिटिव सेक्शन में हम इसका डेरिवेशन भी कराएंगे। और फिर भी अगर आपको लगता है कि डेरिवेशन करना है तो आप बता देना, उसे डेराइव भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ड्यू टू रोटेशन में क्या आता है अपने पास, ये आता है कंडीशन। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ यहां पे रोटेट कर रही है, कैसे, ओमेगा से। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, आर ई, और इससे हम लोग यहां पे कोई बॉडी रखी है, रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी, और इक्वेटर से ये जो एंगल बना रहा है क्या है, थीटा। ठीक है, तो जी डैश जो आता है
जी डैश, ये आता है जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आता है अपने पास। ठीक है, डेरिवेशन भी है इसका, मैं पहले बता दूं, बट वही चीजें एकेडमिक में इसका डेरिवेशन है नहीं। बाकी तो वेक्टर से हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल आप लगाओ इजिली हो जाता है, ओमेगा को स्मॉल ले लो। ठीक है, वो मैं करा दूंगा। ठीक है, नहीं होगा तब जो नेक्स्ट लेक्चर है ड्यू टू रोटेशन, ये मैं कल अपलोड करूंगा, तो उसमें मैं इसका डेरिवेशन भी करा दूंगा। ठीक है, तो जिसको लगता है कि डेरिवेशन उसका चाहिए तो उस पर देख सकता है। ठीक है ना, तो उसको करा दूंगा मैं कल। फिलहाल इसमें रिदम ब्रेक नहीं कर रहा हूं, इसलिए इसे कराना जरूरी है। तो अब अगर हम इसमें बात करें कि अगर हम चले जाएं एट इक्वेटर, अगर हम इक्वेटर पे जाते हैं तो इक्वेटर पे आप समझ जाइए कि आप यहां से आइएगा तो ये जो एंगल है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और इक्वेटर पे चले गए तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री, तो जी डैश जो हो जाएगा वो क्या होगा, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0, एक लाइन अगर और लिखना है तो क्या लिख दें, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री यहां पे, और फाइनली जो हो जाएगा जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, ये अपने पास हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें एट पोल, तो देखिए अगर यहां से आप चलते चले गए, ये अपना क्या है, इक्वेटर है, और ये जो है ये क्या है, पोल। तो अगर आप यहां से पोल पे जाओगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पोल पे जाने के बाद। तो जी डैश इक्वल टू क्या होगा, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90, तो जी डैश किसके इक्वल हो गया, जी। यानी यहां पर हम एक चीज समझ में आ गई कि रोटेशन की वजह से इक्वेटर पे क्या होगा, मिनिमम, और जो पोल पे होगा ये क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, अब लास्ट इसका है फोर्थ पार्ट, क्या, ड्यू टू शेप। शेप का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो थोड़ा सा अगर हम देखें शेप का, तो ये मान लीजिए अर्थ है, अगर हम बात करें यहां पे पोल पे, तो स्लाइटली अप्रॉक्स 30 किलोमीटर, ये क्या होती है, यहां पे अर्थ फ्लैट होती है। क्योंकि पोल होता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन अर्थ जो है वो पोल पे 30 किलोमीटर, उस वहां पे पोल पे क्या होता है, आइस होती है, तो हमें पता नहीं चलता उस चीज का, लेकिन पोल पे वो फ्लैट है अर्थ। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे क्या हो जाएगा, जीई आर ई के इक्वल होगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, आरपी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल। तो अगर यहां पे हम फॉर्मूला देखें तो जी रेडियस आर ई है, तो एक्सलेशन क्या होगा, जीई इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। अब पोल पे क्या होगा, जीपी इक्वल टू जी एम ई तो वही रहेगा, यहां पे क्या हो जाएगा, आरपी स्क्वायर, रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड रेडियस किसके लिए, सेंटर टू पोल। ठीक है, तो ये तो आप भी जानते हो कि पोल का रेडियस क्या है, लेस है, पोल तक अगर जाएं तो अर्थ के इक्वेटर से, दोनों के रेडियस माने या डिस्टेंस कहें तो ज्यादा सही है, कि सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस और सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, तो ये ग्रेटर है। तो ये बताइए कि रेडियस ये डिनोमिनेटर में है ना, तो अगर एक पोल यहां पे पोल का जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर से लेस है, तभी से हम वही बात कर रहे हैं, पोल का डिस्टेंस 30 किलोमीटर लेस होता है इक्वेटर से। तो क्लियर है कि अगर ये बताइए कि डिनोमिनेटर को हमने कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। तो इस बेस पर बोल सकते हैं कि पोल पे जो ग्रेविटी होती है वो ज्यादा होती है इक्वेटर से। यानी यहां पे हमें दो चीज मिली, एक तो रोटेशन में भी यही है, रोटेशन की वजह से भी पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होगी, इक्वेटर पे कम होगा,
और दूसरी चीज हमें क्या देखने को मिली कि शेप की वजह से भी पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है और इक्वेटर पे कम है। ठीक है, तो इन दो वजह की वजह कंडीशन ये बनती है कि पोल पे हमेशा ग्रेविटी ज्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होता है। तभी कई बार आता है क्वेश्चन कि एक पोलर बियर और नॉर्मल बियर सेम हाइट से जंप कर रहे हैं, ग्राउंड पे कौन पहले पहुंचेगा? यार पोलर बियर पोल पे ही तो जंप करेगा ना। ऐसा थोड़ा है कि पोलर बियर दिल्ली में आके जंप करेगा और यहाँ का बियर जाके वहां पे पोल पे जंप करेगा अंटार्कटिक या आर्कटिक में, ऐसा तो होगा नहीं। तो यही वजह है कि पोलर बियर जल्दी ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, उसको कम टाइम लगेगा क्योंकि वहां पे ग्रेविटी ज्यादा है। अच्छा, अगर 1 kg शुगर हमने बीम बैलेंस से पोल पर भी मेजर किया और कहां पे किया? इक्वेटर पे, तो दोनों जगह क्या होगी? अमाउंट सेम होगा। लेकिन अगर स्प्रिंग बैलेंस का हम यूज करें पोल पे और इक्वेटर पे, इक्वेटर पे अमाउंट ज्यादा होगा, पोल पे अमाउंट कम होगा क्योंकि ग्रेविटी कम है। कहां पे? इक्वेटर पे, तो क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। पोल पे क्या है? स्प्रिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं। पोल पे क्या है? पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है तो कम अमाउंट से भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका डिटेल हम लोग चूंकि आपसे बताया ही था कि ड्यू टू रोटेशन का डेरिवेशन हम कल कराएंगे। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, ड्यू टू रोटेशन का हम एक जो अलग से प्लेलिस्ट बनाए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसमें मैं ड्यू टू रोटेशन का वो डाल दूंगा, तो आप उस प्लेलिस्ट में क्लास 11th इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का प्लेलिस्ट है, उसमें आप इस चीज को देख सकते हो। ठीक है, यहां पे मैं बता दूं, आपसे वही कहा हमने कि पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है, तो छोटी भी चीज, अब देखो ग्रेविटी ज्यादा है, जैसे मान लीजिए एक सिंपल प्रैक्टिकली एग्जांपल बता रहा हूं, आपने 1 kg का वेट लिया, मून पे चले गए, 1 kg फील होगा क्या? नहीं होगा, 1/6 kg फील होगा, ग्रेविटी कम है। तो 1 kg के लिए आपको कितना रखना पड़ेगा? 6 kg। 6 kg गेहूं की बोरी उठाओगे मून पे तो लगेगा यार ये तो 1 kg है, तो ग्रेविटी कम है तो क्वांटिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। यही बताना चाह रहे थे। तो आपने शुगर स्प्रिंग बैलेंस से, बीम बैलेंस नहीं, बीम में तो दोनों सेम होंगे, पोल पे और यहां पर भी। स्प्रिंग बैलेंस से अगर आप देखोगे तो इक्वेटर पे अमाउंट ज्यादा होगा, पोल पे कम होगा। कई बार पूछा जाता है कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट छोड़ दिया जाए, तो एक व्यापारी है, उसे शुगर खरीदना है, बेचना है, तो कहां पे वो क्या करे? बाई करे, कहां पे सेल करे? तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि बाई करे इक्वेटर पे और सेल करे ले जाकर पोल पे, क्योंकि इक्वेटर पे बाई करेगा तो वहां ग्रेविटी कम है, ग्रेविटी कम है तो अमाउंट ज्यादा होगा। ऐसे मून का एग्जांपल दिया ना, 1 kg वेट फील करने के लिए मून पर आपको 6 kg वेट लेना पड़ेगा। गेहूं की बोरी है 1 किलो की है और 6 किलो की है, तो मून पे जब 6 किलो की बोरी लोगे तो 1 किलो फील होगा, क्यों? ग्रेविटी कम है। तो उसी तरह इक्वेटर पे अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, अब पोल पे अमाउंट कम में ही काम चल जाएगा उसका। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपके लिए जी की। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।